हेलो। हेलो, जय माता जी के हुक्म। भंवर साहब, मुझे ज़रा ये इन्फॉर्म कर दीजिए, बता दीजिए, या कोई भी टाइप करके बता दें कि मेरी आवाज़ आ रही है। थोड़ा सा 1 मिनट इंतज़ार कर लेते हैं। प्रणाम मामा साहब। कान सिंह जी साहब, सादर जय माता जी की। संजय गढ़वी साहब, जय माता जी की। मयूर बना, जय श्री। भंवर साहब, जय श्री। थोड़ा सा 1 मिनट इंतज़ार कर लें ताकि लोग जुड़ जाएं, फिर शुरू करते हैं कार्यक्रम। ठीक है भंवर साहब, धन्यवाद। महेश बना, जय श्री। जय माता जी की। रानीदान सा, गोवर्धन सा, ओम सा, विठू। ओके, 1 मिनट ऊपर हो गया। मेरे ख्याल से चर्चा आरंभ की जाए। आप सभी को सादर जय माता जी के हुक्म। आज का हमारा टॉपिक है साहित्य संरक्षण एवं राजस्थानी शब्दकोश, चुनौतियाँ एवं समाधान। इस टॉपिक को पढ़ते ही अधिकांश श्रोता मुझसे एक स्वाभाविक अपेक्षा रखेंगे कि मैं अपनी बात राजस्थानी भाषा में कहूँ, और अपेक्षा भी बिल्कुल जायज़ है, किंतु मेरी भी मजबूरी है क्योंकि मैं पैदा तो राजस्थान में हुआ, पर हिंदी बोलते पढ़ते ही मेरी परवरिश हुई और मैं बाहर चला गया। इसमें मेरी व्यक्तिगत गलती नहीं है और मैं खुद को डिफेंड भी नहीं करूँगा। एक बड़ा मज़ेदार सा संदर्भ मैं यहाँ देना चाहूँगा। मेरे एक अभिन्न मित्र के बड़े भाई इकोनॉमिक्स के बड़े विद्वान हैं और साथ ही गुजराती से अंग्रेजी और अंग्रेजी से गुजराती के ट्रांसलेशन में वो एक बहुत बड़ा नाम है उनका। उन्होंने एक मज़ेदार सवाल पूछा कि गुजरात में जो मिडिल क्लास है उनमें जो बच्चे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते हैं वो आपस में हिंदी में वार्तालाप करना अधिक पसंद करते हैं। तो ऐसा क्यों? जब वो कॉन्वेंट में पढ़ते हैं तो या तो अंग्रेजी में बोले और या फिर अपनी मातृभाषा गुजराती में बोले, ये हिंदी बीच में कहाँ से आ गई? उन्होंने इस बारे में थोड़ा और धरातल पर जाकर रिसर्च की तो जो निष्कर्ष आया वो बड़ा सोचने वाला था। पता ये लगा कि बच्चे आपस में अनौपचारिक बातचीत करना चाहते हैं क्योंकि आपस में अच्छे दोस्त हैं, और उस टाइम पर उनको अंग्रेजी बड़ी औपचारिक भाषा लगती है क्योंकि है तो आखिर विदेशी भाषा। उसमें आप अपने दिल की भावनाएं व्यक्त करने में इतने सहज तो नहीं हो सकते। दूसरी ओर गुजराती उनको एक बड़ी आम सी भाषा लगती है जिसमें मजदूर से लेकर हर देहाती बात करता है, तो वो खास नहीं दिख पाते। तो हिंदी बोलने पर उनको लगता है कि वह आम से थोड़ा ऊपर उठ गए और तथाकथित जो सभ्य समाज या खास वाली जमात का हिस्सा बन गए। तो मैंने ये चीज़ राजस्थान के देहातों में होते हुए न केवल देखी है बल्कि मैं स्वयं भी उसी व्यवस्था का एक बाई प्रोडक्ट हूँ। तो मुझे बचपन में हिंदी में ही मेरे से बात की गई और ये सुनिश्चित किया गया कि मैं राजस्थानी नहीं बोलूँ,
और इसीलिए आज मुझे राजस्थानी की वकालत हिंदी में करनी पड़ रही है ताकि मेरे जैसी दुर्घटना और किसी के साथ ना हो। खैर, थोड़ा टॉपिक से मैं दूर हो गया, वापस अपनी मुख्य धारा में लौटते हैं। अभी तक चारण शक्ति पेज पर आपने जिन जिन विभूतियों का लाइव सेशन सुना वे सभी अपने अपने क्षेत्र के नामचीन हस्ताक्षर थे और किसी परिचय के मोहताज नहीं थे। मैं थोड़ा पर्दे के पीछे से काम करने वाला आदमी हूँ, तो आप में से कईयों ने शायद मेरा नाम नहीं सुना हो, इसलिए 2 मिनट में अपना संक्षिप्त परिचय देकर फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। मेरा नाम जैसा कि उसमें लिखा हुआ था, भंवरदान जी ने जो सर्कुलेट किया था, मेरा नाम मनोज मिश्रण है। गांव मोलकी, जिला बारां, राजस्थान का रहने वाला हूं और एक आईटी कंपनी में वरिष्ठ के पद पर मैं कार्यरत हूं। मैंने कंप्यूटर साइंस में मास्टर्स किया है और पिछले करीब 28-29 वर्षों से आईटी के क्षेत्र में मैं सेवारत हूं। सामाजिक संस्था अखिल भारतीय चारण गढ़वी महासभा युवा के अंदर मैं साहित्य संरक्षण का राष्ट्रीय प्रभारी भी हूं। मैं विशुद्ध रूप से आईटी फील्ड का एक तकनीकी विशेषज्ञ हूं। हालांकि वीर रसावतार महाकवि सूर्यमल मिश्रण की वंश परंपरा से मैं आता हूं, इसलिए साहित्य से एक पारंपरिक लगाव तो रहा किंतु जुड़ाव नहीं रह पाया, क्योंकि मेरा अधिकांश शुरुआती समय देश से बाहर बीता। सन 1998 में लगभग 7 वर्ष तक मैं अमेरिका में रहा और उस समय इंटरनेट शुरू ही हुआ था। मेरा पढ़ने का काफ़ी शौक था, किंतु विदेश में चारण साहित्य अथवा राजस्थानी साहित्य के बारे में किताबें कहीं भी उपलब्ध नहीं थी। अमेज़न बुक स्टोर का उस समय तक कोई अता पता भी नहीं था कुछ, ताकि कहीं से कुछ ऑनलाइन ऑर्डर कर सकूं। अमेरिकी बुक स्टोर्स में हमारे साहित्य की किताबें हमारी भाषा वाली कहीं मिलती नहीं थी। इंटरनेट पर कुछ भी नहीं था। किताबों में वज़न भी इतना होता है कि इंटरनेशनल फ़्लाइट में इंडिया से आप किताबें ले जाना चाहो तब भी कितनी ले जा पाओगे। तब सोचा क्यों ना हमारी साहित्यिक धरोहर को ऑनलाइन किया जाए, ताकि दूर दुनिया में जो मेरे जैसे लोग रह रहे हैं उनको भी ये उपलब्ध हो सके। तो मेरा शुरुआती मोटिवेशन सिर्फ इतना सा ही था। इसको आप मेरा अपना स्वार्थ कह सकते हो, लेकिन उस समय मुझे ये बिल्कुल नहीं पता था कि समय ऐसा आएगा कि हमारी साहित्यिक धरोहर को डिजिटाइज करने की ज़रूरत उसको सिर्फ मेरे जैसे लोगों को उपलब्ध करने के लिए नहीं, बल्कि उसको जिंदा रखने के लिए ज़रूरी हो जाएगी, जो आज वस्तुस्थिति, जो आज समय आ गया। मैंने इस काम के लिए वेबसाइट charans.org पर चारण साहित्य के ग्रंथों को डिजिटाइज करना और संकलित करना आरंभ किया। यहाँ पे आप चारण साहित्य को कोई जाति विशेष का साहित्य न समझें। चारण साहित्य एक परंपरा है जिसमें चारणों के अतिरिक्त राजपूतों ने, जैनियों ने, नाथ जोगियों ने और भी अनेक जातियों के विद्वानों ने इसी परंपरा में रचनाएं की है। इसलिए ये एक परंपरा है। सो आज charans.org वेबसाइट एक जाना पहचाना नाम है। अनेकों पुस्तकें मैंने डिजिटाइज करके यहाँ संकलित की है, जैसे स्वामी स्वरूपदास जी रचित महान ग्रंथ पांडव यशेंदु चंद्रिका, जिसे राजस्थानी महाभारत भी कहा जाता है, मोहनलाल जी जिज्ञासु का चारण साहित्य का इतिहास, सयाजी झूला का नागदमन, ईसरदास जी का हाला झलारा कुंडलिया, हरिरस, देवीयाण, हिंगलाजदान जी कविया का मिहाई महिमा, सालगिरह शतक, दुर्गा बृहत्तरी, कृपाराम जी का राजी, रामनाथ जी कविया की करुण बहत्तरी और भी कई किताबें। ये सारी पुस्तकें आपको charans.org पर ऑनलाइन मिल जाएगी पढ़ने के लिए। इनमें से पांडव यशेंदु चंद्रिका और हरिरस देवीयाण को ई बुक फॉर्म के अंदर अमेजन के प्लेटफॉर्म मैंने पर किंडल के ऊपर भी मैंने उपलब्ध करवाया है। अब क्या हुआ कि किताबें तो ऑनलाइन हो गई, उनको तो ऑनलाइन कर दिया, तो आप सीधा वहाँ से पढ़ लेंगे, लेकिन राजस्थानी भाषा तो आती नहीं। अब क्या करूँ, ये एक दुविधा पैदा हुई। पढ़ तो लेंगे मगर समझें कैसे। तो साहब किसी ने बताया कि सीताराम जी लालस नाम के एक राजस्थानी शब्दों के बड़े मनीषी हुए थे, जिन्होंने लगभग 2.5 लाख राजस्थानी शब्दों को संकलित करके एक शब्दकोश बनाया जिसका नाम है वृहत राजस्थानी शब्दकोश। उसको खरीदा तो वो आया पूरा 11 वॉल्यूम का भारी भरकम पैकेज। अब किताबें तो हो गई ऑनलाइन और 11 खंडों का राजस्थानी शब्दकोश हो गया ऑफलाइन। कुल मिलाकर निष्कर्ष ये निकला कि जब तक आप शब्दकोश को भी ऑनलाइन नहीं करोगे तब तक बात बनेगी नहीं। अब इधर उधर खोजबीन की कि साहब कहीं कोई ऑनलाइन कुछ मिल जाए ताकि उससे पढ़कर समझ में आए, तो पता लगा कि गुजराती में भगवत गोमंडल नाम का एक संपूर्ण गुजराती शब्दकोश ऑनलाइन है। वहाँ पर आप किसी भी गुजराती शब्द का अर्थ देख सकते हो।
किंतु हमारी काव्य परंपरा की जो प्रमुख भाषाएं हैं डिंगल और पिंगल, उसमें गुजरात के कवियों ने भी बहुत लिखा है और वो शब्द इस गुजराती ऑनलाइन शब्दकोश में भी नहीं मिले। तो आखिर एकमात्र विकल्प यही बचा कि पद्मश्री सीताराम जी लालस ने जो इतना बड़ा महान कार्य किया है उसको इंटरनेट पर हमें ऑनलाइन उपलब्ध करना होगा। तभी ये दोनों चीज़ें, साहित्य संरक्षण और ऑनलाइन डिक्शनरी, जब तक ये दोनों चीज़ें उपलब्ध नहीं होगी तब तक इसकी उपयोगिता हो नहीं पाएगी। तो इस तरीके से ये साहित्य संरक्षण और शब्दकोश प्रोजेक्ट आपस में एक दूसरे के पूरक बन गए और इसीलिए मैंने आज के टॉपिक में दोनों को एक साथ लेना उचित समझा। कल डॉक्टर राजेंद्र जी बारठ, जो राजस्थानी भाषा को मान्यता दिलवाने के संघर्ष में सबसे आगीवान नाम है, उनका लाइव सेशन था जिसमें उन्होंने काफ़ी विस्तार से बताया कि हमारी विरासत, हमारी संस्कृति और साहित्य को हमें संरक्षित क्यों करना चाहिए। राजस्थानी भाषा की संवैधानिक मान्यता मिलने मात्र से हमारा कार्य पूर्ण नहीं हो जाता। मान्यता तो हिंदी को भी मिली हुई है, किंतु आप अगर देखें तो प्रत्येक हिंदी दिवस पर हिंदी के लेखक और साहित्यकार हमेशा गहन मंथन करते, अपनी चिंता जाहिर करते नजर आते हैं कि हिंदी समाप्त हो रही है, उसको बचाइए। इसलिए मान्यता का संघर्ष अपने आप में अंतिम नहीं है, ये मेरा मानना है, बल्कि मान्यता का संघर्ष एक बड़ी जिम्मेदारी का एक अंग है। कल आदरणीय राजेंद्र साहब ने विस्तार से बताया कि हमें क्या क्या करना चाहिए, जैसे भुज की पाठशाला के अनुरूप इंटरनेट पर एक ऑनलाइन यूनिवर्सिटी यानी ई पोशाल स्थापित करना, और भी कई सारी चीज़ें उन्होंने बताई। तो आज हम चर्चा करेंगे कि उन्होंने जो जो कार्य करने की सलाह दी उसे कैसे किया जाए। उन्होंने बताया कि क्या क्या किया जाए और हम अब चर्चा करेंगे उस क्या क्या को हम कैसे करें, उसकी कार्य योजना क्या हो, उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं राजस्थानी शब्दकोश प्रोजेक्ट के बारे में, क्योंकि ये इस संपूर्ण इकोसिस्टम का सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है, सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है इसकी, लेकिन तुलनात्मक रूप से ये बहुत छोटा काम है। तो इस काम का जो परिमाण है उसके अनुपात में इसका परिणाम यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इसका सर्वाधिक है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो था वो तो पद्मश्री डॉक्टर सीताराम जी लालस कर ही गए। अब हमको तो केवल उनके किए गए कार्य को डिजिटाइज करके ऑनलाइन उपलब्ध करना है। यहाँ पर आप इस कार्य को इतना साधारण भी न समझें कि 11 खंडों की एक किताब ही तो है और उसको स्कैन करके PDF बनाकर अपलोड कर दो और हो गया शब्दकोश ऑनलाइन। यहाँ एक बात महत्वपूर्ण है आप लोगों के सबके लिए जानने के लिए कि किसी सामान्य पढ़ी जाने वाली पुस्तक को डिजिटाइज करने और एक शब्दकोश को डिजिटाइज करने में बड़ा अंतर होता है। एक सामान्य पाठ्य पुस्तक को हम पहले पेज से पढ़ना शुरू करते हैं और एक निरंतरता के साथ अंत तक उसको पढ़ते जाते हैं। इसमें डिजिटल टेक्स्ट की जगह अगर स्कैन इमेज भी हो तब भी हम आसानी से पढ़ लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सामान्य पाठ्य पुस्तक को डिजिटाइज करने के लिए तो हम उसे केवल स्कैन करेंगे या टाइप करेंगे, ऑनलाइन करने के लिए उसको इंटरनेट के ऊपर पब्लिश कर देंगे, जो एक सीधी प्रक्रिया है। पाठ्य पुस्तक में हम कोई किसी शब्द विशेष को ढूंढने नहीं जाते, किसी शब्द को नहीं ढूंढते, हम चैप्टर को ढूंढते हैं। तो चैप्टर को ढूंढने के लिए उसमें जो इंडेक्स है, जो विवरणिका है, उससे काम चल जाता है। इसके विपरीत एक शब्दकोश को हम पाठ्य पुस्तक की तरह नहीं पढ़ते। शब्दकोश में हम पहले किसी शब्द विशेष को ढूंढते हैं, उसके बाद उसका अर्थ पढ़ते हैं। इसलिए शब्दकोश को ऑनलाइन करने के लिए हर एक शब्द विशेष को उसके विन्यास के साथ डेटाबेस में फीड करके उसको ढूंढने का तंत्र विकसित करना होगा, क्योंकि यहाँ पूरा ही शब्दकोश अपने आप में एक इंडेक्स है। जैसे एक सामान्य पुस्तक में आपके चैप्टर इंडेक्स होते हैं, वैसे ही शब्दकोश में हर एक शब्द अपने आप में इंडेक्स की एक लाइन है। इसलिए शब्दकोश को आप मात्र स्कैन करके PDF या वेब पेज बनाने से उसकी कोई उपयोगिता नहीं रहती, और उसकी साइज़ भी बहुत बड़ी होती है। आप देखिए कि 8000 पेज का शब्दकोश, उसकी PDF बनाकर उसमें अगर आप किसी शब्द को ढूंढेंगे तो शब्द को मिलने में जमाना लग जाएगा। इसलिए एक सामान्य पुस्तक की अपेक्षा शब्दकोश को ऑनलाइन करना बहुत ही श्रम साध्य और चुनौतीपूर्ण कार्य है। मनीषी डॉक्टर सीताराम जी लालस के वृहद शब्दकोश में लगभग 2 लाख से 2.5 लाख शब्द हैं, और इन शब्दों की लंबी लंबी व्याख्याएं हैं। अलग अलग ग्रंथों में उन शब्दों का कहाँ कहाँ उपयोग हुआ है, वहाँ से उन्होंने उस उपयोग की जो रिलेटेड जो कथन है या जो काव्य है उसको एक्सट्रैक्ट करके वो डिक्शनरी में लिखा है। तो काफ़ी बड़ी बड़ी उसकी व्याख्याएं हैं। तो एवरेज मैंने निकाला कि एक दिन में लगभग 100 शब्दों को उसके विन्यास के अनुरूप तोड़कर अलग अलग जो फील्ड होंगे उन फील्ड्स में फीड करने में एक आदमी को करीब एक दिन में 100 शब्द वो कर सकता है, और इस आधार पर 2.5 लाख शब्दों को एंटर करने में कम से कम 6 से 8 लोगों की टीम को 1 साल का टाइम लगेगा।
इनकी सैलरी और सॉफ्टवेयर बनाने का खर्च और मोबाइल ऐप और वेबसाइट बनाने का, और ये सारा कुछ मिलाकर व्यय, इसका जो आकलन है लगभग 15 लाख रुपए का है, जो इसकी उपयोगिता के अनुपात में कोई बहुत बड़ी राशि नहीं है। ये प्रोजेक्ट आरंभ हो चुका है, इसकी वेबसाइट पर कार्य भी शुरू हो गया। आप राजस्थानी शब्दकोश की वेबसाइट rajsabadkosh.org पर जाकर सारी इस प्रोजेक्ट की प्रगति और इसकी विस्तृत जानकारी देख सकते हैं। जो भी इस कार्य में सहयोग करना चाहे उनको अकाउंट डिटेल्स भी उसी वेबसाइट पर मिल जाएगी, और मैं वो डिटेल इस लाइव सेशन के कमेंट में प्रेषित भी कर दूंगा बाद में। आप सभी से मेरा पुरजोर आग्रह है कि आप इस महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट के सहभागी जरूर बने। ये प्रोजेक्ट पूरा होने के उपरांत आप राजस्थानी भाषा के किसी भी शब्द को सर्च बॉक्स में टाइप करके एक क्लिक में आप उसका अर्थ और उसका उपयोग जान पाएंगे, अपने मोबाइल से भी और किसी वेबसाइट से भी। एक और सबसे बड़ा फायदा इसका यह होगा कि एक प्रिंटेड शब्दकोश में नए शब्द जोड़ना बड़ी समस्या है, क्योंकि शब्दकोश आप बार बार नहीं खरीदते। ऑनलाइन शब्दकोश में नए शब्दों को जोड़ने की भी व्यवस्था रहेगी और उनकी प्रूफ रीडिंग के लिए भी भाषा विद्वानों की पूरी एक टीम रहेगी। तो जो शब्द इसमें नहीं जुड़ पाए उन शब्दों को भी जोड़ के और इस डिक्शनरी को हम और आगे, डॉक्टर सीताराम जी लालस के काम को ही हम और आगे बड़ा बना सकेंगे। इस प्रोजेक्ट को अपना संरक्षण प्रदान करने के लिए मैं जोधपुर मारवाड़ के पूर्व महाराजा एवं पूर्व सांसद श्री गज सिंह जी का हार्दिक आभार मानता हूं, और चौपाशनी शिक्षा समिति जिसके तत्वाधान में आदरणीय सीताराम जी लालस ने अपना शब्दकोश का कार्य किया था, उनका भी मैं तहे दिल से आभार मानता हूं, जिनके सहयोग के बिना ये काम संभव नहीं हो सकता था। तो काम की शुरुआत हो चुकी है। ईश्वर ने चाहा तो लगभग 1 वर्ष में संपूर्ण शब्दकोश ऑनलाइन होकर आपके समक्ष उपस्थित होगा। आप फिर से इसकी वेबसाइट का नाम नोट कर लें, rajsabadkosh.org, RAJSABADKOSH.org। यहाँ पर आपको इसके बारे में विस्तृत जानकारी समय समय पर मिलती रहेगी। कुछ मेन्यू आइटम्स उसमें ब्लैंक होंगे, तो वो अभी उस पर कार्य चल रहा है। ये तो था शब्दकोश प्रोजेक्ट। अब आते हैं आज के टॉपिक का दूसरा पार्ट, यानी साहित्य संरक्षण, जो अपरिमित है, जो बहुत विशाल काम है। शब्दकोश का तो बहुत छोटा सा कार्य था। साहित्य संरक्षण में अनेक चीज़ें आती है, जैसे हमारे प्राचीन ग्रंथ जो अप्रकाशित रह गए या प्रकाशित होकर भी अब आउट ऑफ प्रिंट हो गए, अनेक ऐतिहासिक वृत्तांत, क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड्स जैसे ख्यात हो गए, डायरियाँ, हमारे राव जी की बहियाँ, हमारी श्रुति परंपरा से जो बातें हमारे बुजुर्गों की स्मृतियों में कैद है लेकिन लिखित में कहीं रिकॉर्ड नहीं हो सकी, और जिनको यदि समय रहते हमने रिकॉर्ड नहीं किया तो वे उन्हीं के साथ हमेशा के लिए चली जाएगी। हमारे विभिन्न आयोजनों के दौरान होने वाले संस्कार, उस समय गाए जाने वाले गीत, नृत्य, ये सारे साहित्य संरक्षण के दायरे में आते हैं। अब इसमें 2 बातें होती है, एक तो है उसको डिजिटाइज करना और दूसरा है उसको ऑनलाइन करना, यानी जो डिजिटाइज किया है उसको जन जन तक पहुंचाने के लिए एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बनाना, चाहे वो इंटरनेट हो, यूट्यूब हो, सोशल मीडिया हो। तो इस प्रकार से ये जो काम है ये 2 वर्गों में विभाजित हो गया। एक तो डिजिटाइज करना, यानी किसी भी पुस्तक या रचना को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में बदलना, चाहे PDF बनाओ, वीडियो बनाओ, फोटो खींचो, टाइप करो, और दूसरा काम है उसको ऑनलाइन करना, यानी जो डिजिटल फॉर्मेट बन गया उसको इंटरनेट के माध्यम से आम जनता को उपलब्ध करवाना। ठीक है। अब इसमें जो पहला काम है यानी डिजिटाइज करने का काम, यह काम विकेंद्रीकृत है, यानी डिसेंट्रलाइज्ड है, क्योंकि ये जो साहित्य की संपदा है ये अलग अलग सुदूर प्रदेशों में फैली हुई है, और इस काम को वहीं के लोग अधिक सुगमता से डिजिटाइज कर सकते हैं क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज्ड है। दूसरा काम है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, ये आपका सेंट्रलाइज्ड काम है, ये केंद्रीकृत है, यानी जो एक प्लेटफॉर्म होगा वहां पर ये सारा डिजिटल कंटेंट रखा जाएगा, चाहे वो वेबसाइट हो, चाहे वो ब्लॉग हो, यूट्यूब चैनल हो, जहां से इसको कोई भी देख सके। यहाँ सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात होती है इस डिजिटल कंटेंट का जो महासागर है, इसको एक नियोजित तरीके से वर्गीकरण करना ताकि लोग उसे आसानी से ढूंढ सके। जैसे गांवों की जानकारी को गांवों के साथ जोड़ना, किसी ऐतिहासिक जानकारी को उसके संबंधित जो पात्र हैं उनके साथ जोड़ना। ये जो वर्गीकरण है इसकी अंतिम कड़ी एक गांव को मानते हुए charans.org वेबसाइट पर सभी गांवों को हम लोगों ने दर्शाया है, ताकि जैसे जैसे इन गांवों से जानकारी प्राप्त हो उस जानकारी को इन गांवों से लिंक कर दिया जाए, ताकि अपने आप ही गांवों का इतिहास संरक्षित होता चला जाए। जैसे ही आप गांव पर क्लिक करेंगे आपको सारी जानकारी एक ही जगह मिल जाए। अब जब इस काम को हम करने जाएंगे
डिजिटाइज करने का, तो इसमें आप सभी का योगदान महत्वपूर्ण हो जाता है और यहाँ मुझे सबका सहयोग चाहिए, या मैं ये कहूँगा कि आप सभी के योगदान के बिना ये कार्य हो ही नहीं सकता। तो आपको जहाँ ये कल राजेंद्र जी ने भी ये चीज़ कही थी, राजेंद्र साहब ने, कि आपको जहाँ जो भी सामग्री मिले, चाहे वो आपके बुजुर्गों की कही कोई बात हो, कोई पारंपरिक चिर्जा गायन हो, कोई प्राचीन ग्रंथ हो, कोई ताम्रपत्र हो, कोई शिलालेख हो, इनको जहाँ भी जिस फॉर्मेट में भी हो सके आप रिकॉर्ड करिए। ये इतनी अधिक सामग्री है कि जब तक एक बहुत बड़ा संस्थागत प्लेटफॉर्म नहीं बन जाता, हम इसको एक जगह स्टोर भी नहीं कर सकते। फिर भी जब तक विद इन लिमिट है, तब तक तो आप ये सामग्री मुझे admin@charans.org पर ईमेल के द्वारा भेज सकते हो, जहां इनको सुरक्षित करने की पूरी व्यवस्था की जाएगी। लेकिन इतना अधिक ये सामग्री है कि अगर ऐसा संभव नहीं है तो वो जो डिजिटल कंटेंट है उसे आप अपने पास ही रख कर हमें आप सिर्फ सूचित कर दें और एक सीरियल नंबर प्राप्त कर लें, और आपके पास जो फाइल है उसको उस सीरियल नंबर से स्टोर कर लें और अपने पास उसको सहेज कर रख लें, ताकि हम उसको इंडेक्स कर सकें और भविष्य में जब प्लेटफॉर्म बन जाएगा तब आपसे संपर्क करके उसको अपलोड कर सकें। हम प्लेटफॉर्म बनने का इंतजार नहीं कर सकते, क्योंकि समय निकलता जा रहा है। जो हमारे बुजुर्ग वर्ग हैं, जो विद्वान हैं, जिनके पास में जिनकी स्मृतियों में ये साहित्य संरक्षित है, उनसे इन्हें रिकॉर्ड करना ये एक महती आवश्यकता है। इसलिए हम किसी प्लेटफॉर्म के बनने का इंतजार नहीं कर सकते। एक कार्य यह भी हो सकता है कि उसको आप ही अपने ब्लॉग या चैनल पर ऑनलाइन करके उसका लिंक हम तक पहुंचा दें और उसको इंडेक्स करवा दें, ताकि उसको हम नियोजित रूप से जो संबंधित उसका वर्गीकरण है उसके साथ लिंक कर दें। इससे क्या होगा कि charans.org पर जब कोई गांव के नाम पर क्लिक करेगा तो उसको बाकी जानकारियों के साथ साथ आपका जो ब्लॉग होगा उसका भी लिंक वहीं से मिल जाएगा, या आपका कोई यूट्यूब चैनल होगा, कोई एक स्पेसिफिक यूट्यूब आपका वो वीडियो होगा, उसका लिंक भी वहीं से मिल जाएगा और वहीं से उस सारी जो संबंधित जानकारी है उसको देख लेगा। कालांतर में जब एक संस्थागत प्लेटफॉर्म बन जाएगा तब उसको एक ही जगह स्टोर करने की कवायद की जाएगी। याद रखिए, इस महान साहित्यिक परंपरा को सहेजना हम सबकी जिम्मेदारी है और यही हमारी भाषा की ताकत है। यदि ये नहीं रही तो हम चाहे राजस्थानी को कितना भी, हम भारतीय संविधान तो छोड़ो, उसको संयुक्त राष्ट्र संघ से भी अगर मान्यता दिलवा देंगे तब भी इसको विलुप्त होने से नहीं रोक पाएंगे। तो आइए हम सभी मिलकर इस विरासत को बचाने का संकल्प लें और इंटरनेट पर राजस्थानी भाषा की इस ई पोशाल के हम सब कुलपति बने। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करने से पहले चारण शक्ति पेज के संयोजक भंवरदानसा और चारण विकास परिषद के संस्थापक नारायण सिंह जी सातोले सर और CGIF से सुमित्रा जी गढ़वी को ये मुझे मौका प्रदान करने के लिए हार्दिक आभार ज्ञापित करता हूँ। और आप सभी विद्वान श्रोताओं ने जो अपना अमूल्य समय निकालकर मुझे सुना, इसके लिए आप सभी को हृदय से आभार और वंदन। मैं फिर से जो राजस्थानी शब्दकोश की वेबसाइट है राज शब्दकोश, उस पर आप सभी को एक बार जाने का मैं अपील करूंगा। आप उसको देखें, उस प्रोजेक्ट को समझें और यथासंभव उसमें अपना योगदान जरूर करें, क्योंकि ये पहली कड़ी है और आपके मोबाइल पर और सभी जगह डॉक्टर सीताराम जी लालस ने जो इतना बड़ा काम किया है उसको ऑनलाइन करके उन्हीं के काम को आगे बढ़ाने का जो कार्य है उसमें हमारी सबकी सहभागिता होगी। ये अपना आप में एक बहुत बड़ा कार्य होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सादर जय माता जी की ओर। धन्यवाद।